आप चाहे लद्दाख में हो या लक्षद्वीप में हो, आप चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो या गुजरात में हो, देश के किसी भी कोने में हो, भारत माता की जय का जो जयकारा लगता है, ये आप में वो देश प्रेम की भावना, जन सहाय किसी ना किसी तरह कूट कूट कर भर देता है। और सेनाओं में तो ये देखा भी गया है कि जब आप सरहदों पर होते हैं, इसी जयकारे पर आप प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। गौरव, इसमें कोई शक नहीं है और मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहता हूं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है। ये आपका कर्तव्य है और चाहे आप यूनिफॉर्म में हो या ना हो, कर्तव्य आपका देश के प्रति होना चाहिए। ये जरूरी है कि यूनिफॉर्म पहन के कि हम जो है देश की रक्षा करते हैं, वो हमारा काम है, परंतु अंदरूनी रक्षा भी सब लोगों का, सब सिटीजन्स का काम है। डिफेंस फोर्सेस एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, परंतु देश का विकसित उसके अंदर से पैदा होता है, जहां पर लोग अपना अपना काम करते हैं, कुछ भी काम करें जी। तो ये बहुत जरूरी है देशवासियों के लिए कि हिंदुस्तान और अपना तिरंगा बिल्कुल आगे और सबसे ऊपर रहे। देश की आन बान और शान, जो कहा जाता है लगातार नाम, नमक और निशान, ये केवल सेनाओं के लिए नहीं, श्वेता 21वीं सदी के भारत में जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, हम सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम, नमक और निशान। इस बार बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार आपको देखने के लिए मिलेंगी और कई ऐसी चीजें जो कई वर्षों, दशकों बाद आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। हम हमेशा आपको कहते हैं कि भारत किस तरीके से अपनी उस विरासत को याद रखना चाहता है, उस इतिहास की ओर वापस लौट कर जाना चाहता है, इसीलिए आप राष्ट्रपति की बग्घी को आज देखेंगे। बड़ा विस्तृत इतिहास है, बड़ा लंबा इतिहास है। जब हम वो तस्वीरें सामने देखेंगे तो हम आपको वो सारी कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन आज वो लौट रहा है। आप प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के हाथों में तिरंगा देखेंगे इस बार, जब वो मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब परेड की शुरुआत होगी तो पुष्प वर्षा के बाद यहाँ पर एक ऐसे बैंड की ध्वनि आपको सुनाई देगी। आमतौर पर क्या होता है, मार्चिंग कंटिंजेंट आता है, उसके पीछे एक बैंड आता है जो सैन्य बैंड होता है, लेकिन भारत के प्राचीन वाद्य यंत्रों को आज सुन पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत है। आवाहन नाम दिया गया है। भारत के वाद्य यंत्र वो आपके रोम रोम में वो ऊर्जा भर देते हैं। और प्राचीन काल से इस बार की जो 26 जनवरी की परेड है, उसका पूरा का पूरा लक्ष्य यही है कि आप अपनी पुरानी विरासत को समझिए, अपनी पुरानी शक्ति को समझिए और उस शक्ति से ऊर्जा पाकर एक विकसित भारत बनाइए। ये इस वर्ष प्रयास है। और इसी श्रेणी में अगर हम बात करें भारत के जो सामरिक संबंध है, एयर मार्शल चोपड़ा, हम बात कर रहे हैं भारत और फ्रांस की प्रगाढ़ मित्रता की। और यह मित्रता केवल राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता ही नहीं, ये ऐसी मित्रता है जो टाइम टेस्टेड है 1947 से। बिल्कुल, जैसे गौरव आपने कहा कि ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। देखिए 1954 में जो फ्रेंच टेरिटरीज थी, पौंडीचेरी और 3-4 टेरिटरीज थी, वेरी स्मूथली उन्होंने दे दिया। हमको कोई गोवा या हैदराबाद जैसा ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। अब हम 25वां साल स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का मना रहे हैं इस साल। और आगे एक विजन डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने निकाला है, जो जॉइंट डॉक्यूमेंट है इंडिया और फ्रांस का, होराइजन 2047, वो एमए की वेबसाइट पे उन्होंने डाल दिया है। और क्या क्या एरियाज में हम उनके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसमें फ्रांस और भारत के रिलेशन रहे हैं वो है एरोस्पेस में। आप जानते हैं कि 1954 में हमने ओरेगन यानी कि तूफानी जहाज खरीदा। उसके बाद 1957 में हमने मिस्टियर जहाज खरीदा इंडियन एयरफोर्स के लिए। उसके बाद एलवेट हेलीकॉप्टर, जिसको चेतक चीता जाना जाता है, इंडिया में वो आए। फ्रांस से अलीजे आए, जो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पहली बार फाइटर जहाज आए थे, वो फ्रांस से आए थे। उसके बाद जैगुआर हमने खरीदा, जो एंग्लो फ्रेंच एयरक्राफ्ट था। और मिराज 2000 और रफाल उसके बाद आए हैं। आप जानते हैं कि मिराज 2000 जहाज को इस्तेमाल किया हमने बालाकोट स्ट्राइक के लिए। कारगिल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मिराज 2000 ने। इट्स बीन वेपन प्लेटफॉर्म ऑफ द चॉइस फॉर इंडियन एयरफोर्स।
और रफाल एयरक्राफ्ट ने बिल्कुल एक गेम चेंजिंग एनवायरनमेंट बना दी है इस इलाके में, सदर्न एशिया के अंदर। और आज हम देखेंगे रफाल को, वो फाइनल जो वर्टिकल चाल भी एक जमाने में Su-30 करता था, आज वो रफाल करेंगे। और हरमिल सिन्हा, इसके साथ ही ये भी हो जाता है कि जहां तक नेवी का भी प्रश्न है तो रफाल उनके लिए भी अर्जित किए जा रहे हैं। साथ ही पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भी फ्रेंच प्रणाली, फ्रेंच तकनीक, वो साझेदारी एक है जो आज की दुनिया में एक तरफ मेक इन इंडिया जरूरी है, लेकिन साथ ही दुनिया के बाकी देशों से साझेदारियां भी उतनी ही आवश्यक है। नहीं श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 30 वर्षों से 3 डेकेड्स ऑफ टेंशन फ्री रिलेशनशिप है। कोई हमारा टेंशन नहीं हमारे रिलेशनशिप में। एक ऐसा देश है फ्रांस जिसके संबंध जो है हमारे हमेशा ही अच्छे रहे, कोई बाधाएं नहीं पड़ी हैं। एक तो वो है, जैसे हमारे क्वाड के देशों से हमारा संबंध है, कन्वर्जेंस है, उसी तरह फ्रांस के साथ उसी लेवल पे इंडो पैसिफिक में, खासकर इंडियन ओशन में हमारा कन्वर्जेंस है। तो ये कन्वर्जेंस इसलिए है कि हम चीन का जो इन्फ्लुएंस है हमारे पड़ोसियों पर, फ्रांस और भारत दोनों ही उसको शंका की दृष्टि से देखते हैं और चाहते हैं कि हम उससे सुरक्षित रहें, क्योंकि फ्रांस के कुछ आइलैंड्स हैं, छोटी टेरिटरीज हैं जो इंडो पैसिफिक में, और कुछ तो इंडियन ओशन में भी हैं। इसलिए इन दो देशों को ये 2+2 जो एग्रीमेंट हुआ है श्वेता, उसमें बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं, जिसमें कि आप बताएं, आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उनके बेसिस को हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे बेसिस को यूज़ करते हैं समय आने पर। तो जब तक हम मिलकर नहीं रहेंगे, इंडियन ओशन की जो डायमीटर है वो 3000 किलोमीटर है, कोई देश अकेला उसको सुरक्षित नहीं रख सकता है। और अब तो इस मित्रता को अगले दर्जे पर ले जाने का प्रयास चल रहा है। किस तरह से आप जॉइंट R&D, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, एक विश्वविद्यालय में साथ पढ़े, आपकी भावी पीढ़ी साथ पढ़े, ताकि साथ अपना दिमाग लगाकर वो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे जिससे दोनों देशों का लाभ हो और विश्व का लाभ हो। एक और तस्वीर इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये देखिए और ध्यान से देखिए गणतंत्र की इस तस्वीर को। 1992 की ये तस्वीर है। घाटी में आतंक अपने चरम पर था, 90 का दशक है। आप समझ ही सकते हैं किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। 26 जनवरी का समय है तो कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच आप इन्हें देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब महज एक कार्यकर्ता जो पहुंचे थे श्रीनगर के लाल चौक पर वहां झंडा फहराने के लिए, और वहां झंडा फहराया गया था, भारत का झंडा फहराया गया था वहां पर। आज कश्मीर की सूरत बदल चुकी है, आज कश्मीर का जो मुकद्दर है वो भी बदल चुका है, लेकिन उस दिन की ये तस्वीर देखिए जब भारत माता की शान के लिए वहां पर तिरंगा फहराया गया था। यह आसान नहीं था, ये बहुत कठिन होता था। जो सत्तारूढ़ दल होते थे वो भी कोशिश करते थे कि आप ये ना करें कि कहीं गड़बड़ ही ना फैल जाए। आप सोचिए कितनी हीन भावना उस समय रही होगी कि अपना झंडा अपने देश में फहराने के लिए लोग हिचकिचाते थे। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर एक और बड़ी कहानी कहती है, और वो कहानी है दृढ़ संकल्प की। एक कार्यकर्ता जब ये निर्णय करता है कि अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराना है तो वो तिरंगा फहराया जाता है, और जब वही कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कश्मीर की पूरी स्थिति ऐसे बदल दी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। श्वेता, जो लोग कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रह जाएगा, वो ये तस्वीर देख ले और आज की स्थिति देख ले। और आज की स्थिति क्या देखेंगे, लाल चौक पहचान में नहीं आता है। जिस तरह से वहां पर नए घंटा घर का निर्माण हुआ है वो देखकर आप समझ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल आधुनिक, कोई जैसा कभी विदेश में देखा करते थे, यूरोपियन देशों के बारे में जो कहा जाता था, वैसा एक स्क्वायर है। वहां पर लोगों से आप बातचीत करें तो वो बड़े खुश हैं कि उनका व्यापार अच्छा चल निकला है, टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, जिंदगी बेहतर हो रही है। यानी जो गुमराह कर रहे थे वो हार चुके हैं, और जो अभी भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी हार के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि भारत एकजुट होकर अपने मजबूत गणतंत्र के लिए जहां जहां तिरंगा फहराना हो उसके लिए तैयार है।